हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पर हमने क्या बात करनी है, तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर से हम हमारी एमएससी केमिस्ट्री के एक नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आपकी फोटो केमिस्ट्री। ओके, तो देखिए ना, फोटो केमिस्ट्री पे आगे को डिस्कशन कराने से पहले मैं आपको, आज हमारा फोटो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं थोड़ा सा आपको फोटो केमिस्ट्री के बारे में एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ। वो ये कि देखिए ना, आपको एमएससी लेवल पर जो भी फोटो केमिस्ट्री में जितना भी आपको सिलेबस देखने को मिल रहा है, आप उन सिलेबस को ना दो पार्ट पे क्लासिफाई कर सकते हैं, और मैं भी आपको वो दो पार्ट में ही आपको पढ़ाऊंगी। क्यों पढ़ाऊंगी, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिट फर्स्ट फोटो केमिस्ट्री, और इसी के जैसे हमको एक यूनिट सेकंड फोटो केमिस्ट्री भी कवर करनी है। ठीक है, अब ये दो सेपरेट यूनिट के हैं फोटो केमिस्ट्री के अंदर, पहले वो सुन लीजिए। देखिए ना, फोटो केमिस्ट्री के अंदर जो आपको टॉपिक्स मिलते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है थ्योरेटिकल पार्ट, यानी कि फोटो केमिस्ट्री में जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है, एक तो वो हो गया। दूसरा होता है फोटो केमिस्ट्री के अंदर कुछ आपको रिएक्शंस भी पढ़नी होती है, कुछ नहीं बहुत सारी रिएक्शंस भी पढ़नी पड़ती है। तो हम इस फोटो केमिस्ट्री के एक थ्योरेटिकल पार्ट को सेपरेट कर देते हैं, रिएक्शन वाले पार्ट को सेपरेट कर देते हैं। तो थ्योरी वाला पार्ट जितना भी है उसे हम यूनिट फर्स्ट फोटो केमिस्ट्री में कवर करते हैं, और रिएक्शन वाला पार्ट फोटो केमिस्ट्री का जितना भी है उसे हम यूनिट सेकंड फोटो केमिस्ट्री में कवर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या, अगर आप इसे यूनिट वाइज ऐसे सेपरेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हम जितना, मतलब हमको थ्योरी भी कवर करनी है, रिएक्शंस भी कवर करनी है, तो यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड करके कवर करेंगे, तो आप जब इसे सेपरेट करेंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो अब अभी हमने फोटो केमिस्ट्री स्टार्ट तो की है, फोटो केमिस्ट्री स्टार्ट हमने करी हुई है, बट हम फोटो केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट को अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि इस यूनिट में, यानी कि फोटो केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या है, सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे फोटो केमिस्ट्री के अंदर, जितने भी टॉपिक्स हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे हमारा क्या है, जैसे आज का पहला टॉपिक है लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री, यानी कि फोटो केमिस्ट्री में जनरली आपको क्या है, तीन लॉ देखने को मिलते हैं। जनरली दो लॉ आप इसे पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ फोटो केमिस्ट्री एंड सेकंड लॉ फोटो केमिस्ट्री, बट कहीं कहीं आपको थर्ड लॉ फोटो केमिस्ट्री भी देखने को मिलता है, तो मैंने थर्ड लॉ को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया है। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उस पर भी ले लेंगे, और इसके साथ साथ बाकी टॉपिक बताऊं तो जैसे आपने पढ़ा होगा, आपकी सिलेबस पे लिया है, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, जेवलॉन्स्की डायग्राम क्या हुआ, फ्लोरेसेंस क्या हुआ, फॉस्फोरेसेंस क्या हुआ, क्वांटम यील्ड क्या हुए। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं फोटो केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट के अंदर। वो सारे के सारे टॉपिक पहले हम कवर करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग फोटो केमिस्ट्री, मतलब फोटो केमिस्ट्री यूनिट सेकंड पे जाके फोटो केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, जैसे आपको दिया हुआ है फोटो केमिस्ट्री ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फोटोकेमिकल रिएक्शंस आपने बतानी है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस आप पढ़ते हैं। फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड आपने बतानी है, फोटो केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आपने बतानी है। तो इन यूनिट के अंदर आप रिएक्शंस ही कवर करते हैं। ठीक है, तो उनको हम यूनिट सेकंड में कवर करेंगे। अभी हम थ्योरेटिकल वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, तो हमने इसे क्या लिखा है, यूनिट फर्स्ट फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, इतनी चीज समझे। तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा प्रॉपर लेक्चर, जिसे हम बोल देंगे कि आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है। तो आज के लेक्चर पे हम क्या करेंगे, पहले फोटो केमिस्ट्री पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हुए चलते हैं कि फोटो केमिस्ट्री होती क्या है, एंड देन हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कशन लेंगे लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री पे। ओके, तो इसलिए आप ये समझिए कि फोटो केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, फोटो केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक्स तो हम आगे डिस्कस करेंगे, फर्स्टली आप समझो कि फोटो केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है। देखिए, हमको पता है, पहले मैं थ्योरी नहीं दिखा रही, पहले जैसे आप यहाँ पर को समझे। देखो, हमको पता है कि केमिस्ट्री क्या है, आपकी साइंस की एक ब्रांच है, बट हमें ये भी पता है कि केमिस्ट्री की भी खुद पे एक बहुत सारी ब्रांचेज है जो आप पढ़ते हुए आते हैं। ओके, तो फोटो केमिस्ट्री भी क्या है, आपकी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो नाम से ही पता चल रहा है, फोटो केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री होगी। यहाँ पर को केमिस्ट्री मतलब क्या हुआ, रिएक्शंस होगा। यानी कि यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेंगी, नंबर ऑफ रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। बट उन रिएक्शन को हमने फोटो केमिस्ट्री के अंदर क्यों पुट किया है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होंगी ना, ये प्रोसीड किसकी वजह से होंगी, फोटो की वजह से प्रोसीड होंगी। यानी कि यहाँ पर को हम लोग कैसी रिएक्शन को इन्वॉल्व करने वाले हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व करने वाले हैं। फोटो केमिकल रिएक्शन आपको पता है ना, फोटो केमिकल रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जो कि किसकी वजह से प्रोसीड होंगी, फोटो की वजह से प्रोसीड होंगी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए जो हम केमिस्ट्री की ब्रांच को इन्वॉल्व करते हैं, जो केमिस्ट्री की ब्रांच का यूज करते हैं, इसी को बोला जाता है फोटोकेमिस्ट्री। आपको क्लियर हुआ? तो देखो वापस से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि फोटोकेमिस्ट्री क्या है। फोटोकेमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या देखते हैं, केमिस्ट्री देखते हैं। अब आप बताइए केमिस्ट्री मतलब क्या हुआ, केमिस्ट्री मतलब हुआ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि फोटो केमिस्ट्री के अंदर, फोटो केमिस्ट्री भी जो आपकी केमिस्ट्री की ब्रांच है, इसके अंदर भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस ही देखते हैं। बट इन केमिकल रिएक्शन में एक खास बात है। खास बात क्या है,
ये जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है वो किसकी वजह से होती है? फोटो की वजह से होती है। फोटो मतलब क्या हुआ, पहले आप ये समझो। फोटो मतलब आपको पता है क्या होता है? फोटो मतलब होता है फोटोन्स। फोटो को आप क्या बोल सकते हैं? फोटोन्स भी बोल सकते हैं, या फिर फोटो मतलब होता है लाइट। तो सिंपल टर्म में फोटो को आप क्या बोल सकते हैं? फोटोन्स भी बोल सकते हैं, या फिर आप फोटो मतलब क्या बोल सकते हैं? लाइट भी बोल सकते हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि किसकी वजह से प्रोसीड होती है? फोटोन्स की वजह से प्रोसीड होती है, या फिर लाइट की वजह से प्रोसीड होती है। ऐसी केमिकल रिएक्शन को भी एक सेपरेट टर्म दिया जाता है, इनको बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोला जाता है? फोटो केमिकल रिएक्शन। ओके, और फोटो केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हम लोग केमिस्ट्री के एक सेपरेट ब्रांच का यूज करते हैं, और उसी ब्रांच को हम बोलते हैं फोटोकेमिस्ट्री। कितना आसान था, इतनी चीज क्लियर आई? तो इसी केमिस्ट्री को हमने पढ़ना, यानी कि अब हम लोग इस यूनिट के अंदर जितनी भी रिएक्शंस की बात करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उन कॉन्सेप्ट पे हमने एक ही चीज देखनी है, हमको केमिकल रिएक्शन मिलेगी, और उन केमिकल रिएक्शन को हमको प्रोसीड कराना होगा विद द हेल्प ऑफ फोटोन्स, या फिर आप बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं कि इस यूनिट के अंदर जितना भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो फोटोकेमिकल रिएक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे। इतनी चीज क्लियर आई? अब मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के साथ पढ़ाते हुए चलती हूँ, आप जस्ट सुनते रहिएगा। तो फर्स्टली ये आपको बता रहा है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे बताइएगा, आपको नोट्स पर्पस में आपको ये शेयर करती हूँ मैं। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज फोटोकेमिस्ट्री, तो आप बोलेंगे व्हाट इज फोटोकेमिस्ट्री, तो मैंने देखो यहाँ पर लिखा है, ये बोल रहा है फोटोकेमिस्ट्री क्या है? फोटोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, जो कि मेनली किससे कंसर्न कर रही है, जो कि मेनली किसके बारे में बताती है? ये आपको बताती है रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द रिएक्टेंट टू अ लाइट। यानी कि ये ऐसी रिएक्शंस के बारे में ये आपको किसके बारे में बताती है? ये आपको बताती है रेट एंड मैकेनिज्म। जैसे अभी मैंने बोला कि इस यूनिट के अंदर मैंने आपको सिंपल वे में ये बोला कि इस यूनिट के अंदर हम लोग ऐसी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं जो फोटोन्स की वजह से या फिर लाइट की वजह से प्रोसीड हो, या फिर आप सिंपल टर्म में ये बोल सकते हैं कि इस ब्रांच के अंदर हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में क्या स्टडी करेंगे? रिएक्शन की हम क्या स्टडी करती है? उसकी काइनेटिक्स स्टडी करते हैं, उसकी मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, यही चीज तो स्टडी करते हैं, रेट वगैरह तो स्टडी करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर इसने प्रॉपर वे में लिखी है कि फोटोकेमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, जो कि मेनली किसके बारे में बताती है, किससे कंसर्न करती है? ये बताती है आपको रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। वो भी कैसी रिएक्शन? फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जो कि किसकी वजह से प्रोसीड होती है? जब आपके रिएक्टेंट लाइट की कंडीशन में, लाइट की प्रेजेंस में आते हैं, उस टाइम पे जो रिएक्शन होती है उसी को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और उसी फोटोकेमिकल रिएक्शन की अगर आपने काइनेटिक्स की स्टडी करनी है, मैकेनिज्म की स्टडी करनी है, तो आप कौन सी ब्रांच का यूज करते हैं? फोटोकेमिस्ट्री का यूज करते हैं। कितना आसान था, समझ में आया? अब क्या बोल रहा है, अब एक और चीज देखिए। जैसे मैंने बोला कि ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, ये किसकी वजह से प्रोसीड हो रही है? फोटोन्स की वजह से या फिर लाइट की वजह से। ओके, अब आप देखिए, आपके पास तो बहुत सारी लाइट है, ठीक है, आपके पास तो नंबर, मतलब लाइट के भी तो आपके पास टाइप्स होते हैं। तो उन लाइट के टाइप्स में से आप जनरली कौन सी लाइट का आप यहाँ पर को यूज करते हैं? किसके केस में? फोटोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के टाइम पे। तो आप जनरली किस टाइप की लाइट का यहाँ पर को यूज करते हैं? तो यहाँ पर को लिखा हुआ है कि जनरली द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ केमिकल रिएक्शन caused by the absorption of ultraviolet यानी कि यूवी रेज, या फिर आप बोल सकते हैं विजिबल रेज, या फिर आप बोल सकते हैं इंफ्रारेड यानी कि आईआर रेज। यानी कि ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि किसकी वजह से प्रोसीड हो रही है? जब आपका लाइट भी पर्टिकुलरली कौन सी लाइट बोल रहा है? लाइट भी पर्टिकुलरली बोल रहा है अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी, या फिर आप बोल सकते हैं विजिबल, या फिर आप बोल सकते हैं आईआर रेज के एब्जॉर्प्शन से हो रहा है। यानी कि हुआ क्या, आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की को आपने किसकी प्रेजेंस दी? लाइट की प्रेजेंस थी। वो भी लाइट कौन सी? यूवी लाइट दे दी, मे बी आपने विजिबल दे दी, मे बी आपने क्या दे दी? आईआर दे दी। तो हुआ क्या कि आपके इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने ये लाइट को क्या किया? आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा? इस लाइट को एब्जॉर्ब ही तो करेगा। तो जैसे आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने इस लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया, तो हुआ क्या? ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो ये जो रिएक्शन हुई, इसी को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। बट यहाँ पर को हम जो लाइट पर्टिकुलरली यूज करते हैं, मैं आपको यही चीज बताना चाह रही हूँ, लाइट हम पर्टिकुलरली कौन सी यूज करते हैं? जनरली अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड आईआर। ओके, अब इनकी रेंज भी यहाँ पर को लिखा हुआ है, इनकी वेवलेंथ किस में दी हुई है? एनएम के टर्म में अगर आप देखेंगे तो 100 to 400 एनएम किसकी? अल्ट्रावायलेट की, 400 to 750 एनएम किसकी? विजिबल की, और 750 to 2500 किसकी? आईआर की। इतनी चीज क्लियर आई? और एक और डेफिनेशन इसकी यहाँ पर को दिखाई हुई है, तो ये बोल रहा है और वी कैन से दैट it is a study of a chemical effect produced by a light radiation ranging from 2000 to 8000
एंगस्ट्रॉम। ओके, यानी कि 2000, अब देखो यहाँ पर जो वेव वैल्यू दिखाई है वो एंगस्ट्रॉम की टर्म में दिखाई है, यानी कि 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो आपकी लाइट रेज आती हैं, इन लाइट रेज की वजह से जो आपकी रिएक्शन प्रोसीड होती है, उन रिएक्शन की अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको कौन सी ब्रांच का यूज करना होगा, फोटोकेमिस्ट्री का यूज करना होता है। बस फोटोकेमिस्ट्री आपकी यही होती है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने एक और चीज ऐड की है। जनरली मैं आपको बता रही हूँ जनरली क्या होता है, फोटोकेमिस्ट्री और फोटोकेमिस्ट्री एंड थर्मल रिएक्शन, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड थर्मल रिएक्शन के बीच में जनरली डिफरेंस पूछ लिया जाता है। आपको क्या है, इंटरनल एग्जाम पे भी पूछ ले, मे बी आपकी क्लास पे भी पूछ सकते हैं, मे बी आपको एग्जाम पे भी पूछ सकते हैं। तो आपके लिए ये बेसिक भी आपको ये चीज पता होना चाहिए कि फोटोकेमिस्ट्री या फिर आप बोल सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड थर्मल रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि फोटो मतलब होता है लाइट और थर्मल मतलब होता है हीट। तो हम लोग क्या है, लाइट और हीट को थोड़ा कोरिलेट करते हुए चलते हैं, हम लोग थोड़ा उनको सेम सेम कंसिडर करते हैं, बट ये बिल्कुल सेम सेम नहीं होती। फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन बहुत अलग अलग होती हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर को एक बार देखते हुए चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्टली यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड थर्मल रिएक्शन पे डिफरेंस दिया हुआ है। तो अगर हम इन्हें डेफिनेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन हम क्या बोलेंगे, इसके बाद हम लोग लॉस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो आप फोटोकेमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, तो डेफिनेशन बोल रहा है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये बोल रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन इज अ फॉर्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट गेट एनर्जी एज अ फोटोन्स, ठीक है। तो ये एक टाइप की फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपको पता है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, या फिर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन शो कराता है कब, जब वो फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में हमको किसकी नीड होती है, फोटो की नीड होती है, यानी कि फोटोन्स की नीड होती है, ठीक है। या फिर आप लाइट भी यहाँ पर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थर्मल रिएक्शन क्या होती है, थर्मल रिएक्शन एक ये भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, बट इस केस में जो रिएक्शन होगी वो किसकी वजह से होती है, लाइट की वजह से ना होगी, किसकी वजह से होती है, हीट की वजह से होती है। मतलब दोनों ही केस में आपको रिएक्टेंट को आपने एनर्जी देनी होती है, ठीक है। आपको अपने रिएक्टेंट को क्या देनी होती है, एनर्जी देनी होती है, बट एनर्जी किस फॉर्म में प्रेजेंट है वो चीज जरूरी है। अगर आप फोटोकेमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो आपकी एनर्जी किसके फॉर्म में होगी, फोटोन्स के प्रेजेंस फॉर्म में होगी या फिर लाइट के फॉर्म में होगी। लेकिन अगर आप थर्मल रिएक्शन कराएंगे तो आपका जो रिएक्टेंट को आप एनर्जी देंगे, यहाँ भी आप एनर्जी देंगे, बट एनर्जी किसके फॉर्म में देंगे, हीट के फॉर्म में देंगे। इतनी चीज क्लियर आ रही, तो ये चीज माइंड पर रखना है, दोनों आपकी एनर्जी तो होती है, चाहे आप लाइट बोलो चाहे आप हीट बोलो, ये आपकी एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं, ओके। लेकिन जो अगर आप फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी होगी वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स होंगी, बट थर्मल रिएक्शन में जो आपकी एनर्जी होंगी वो किसके फॉर्म में होंगी, हीट के फॉर्म में होंगी। आसान था। अब मैकेनिज्म ऑफ इनिशिएशन, ये वही चीज बोल रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ इनिशिएशन मतलब अगर आपको रिएक्शन इनिशिएट करानी है तो आपको क्या करना होगा, तो ये बोल रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपको क्या कराना होगा, अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को फोटोन देने होंगे, लेकिन थर्मल रिएक्शन में आपको क्या कराना होगा, अपने फोटोन्स को हीट देनी होगी। इतनी चीज क्लियर है। अब बोल रहे हैं इफेक्ट ऑफ लाइट, अगर आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन करानी है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट का क्या इफेक्ट रहेगा, ओके। तो आपको पता है फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब फोटो मतलब मैंने क्या बोला, आप फोटोन्स बोलो या फिर आप लाइट बोलो, यानी कि लाइट का तो बहुत ज्यादा रोल है अगर आप फोटोकेमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है, लाइट की वजह से हो रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है अगर आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन करानी है, ओके। लेकिन थर्मल रिएक्शन में फोटोन्स का लाइट का कोई भी रोल नहीं है, यानी कि अगर आपको थर्मल रिएक्शन करानी है तो आप लाइट की एब्सेंस में भी थर्मल रिएक्शन करा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है थर्मल रिएक्शन हीट की वजह से प्रोसीड हो रहा है, लाइट की वजह से प्रोसीड नहीं हो रहा। दोनों आपकी एनर्जी की फॉर्म है, बट लाइट और हीट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इतनी चीज क्लियर है। लाइट मतलब क्या हुआ, जैसे आपका सनलाइट हो गया, वो आपकी एक टाइप की लाइट है, लेकिन अगर आप क्या करें, हीट बोल रहे हैं तो आपको क्या है, कुछ हीट प्रोवाइड करानी होगी। सनलाइट तो आपकी हीट नहीं हुई, वो तो आपकी लाइट हुई, समझ पा रहे, जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस क्या एक टाइप की फोटोकेमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उसको प्रोसीड कराने के लिए हमको फोटोन्स की या फिर आप बोल सकते हैं हमको लाइट की नीड हुई, सनलाइट की नीड हुई, ओके। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन आपकी थर्मल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको लाइट की जरूरत है, हीट की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा डिफरेंस, वही चीज है, ठीक है। अब हो रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर की नीड है या फिर थर्मल रिएक्शन में आपको टेम्परेचर की नीड है। तो आपको पता है लाइट और टेम्परेचर का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। लाइट मतलब लाइट हुआ, टेम्परेचर आपका अलग चीज है, लेकिन टेम्परेचर आपको पता है लाइट जो आपका टेम्परेचर है वो आपकी हीट से रिलेट कर रहा है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा हीट, आसान सी बात है। तो होता क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो लिखा है कि टेम्परेचर आपका कभी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, टेम्परेचर का कोई भी रोल नहीं है अगर आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन करानी है। फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते टाइम अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं घटाते भी हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप थर्मल रिएक्शन करा रहे हैं तो थर्मल रिएक्शन में
फोटो का टेम्परेचर का क्या है, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा हीट और उतनी फास्ट आपकी रिएक्शन होगी। इतनी चीज समझ में आई। लास्ट है एसिलेशन, यानी कि आपकी रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है। तो यहाँ पर एसिलेशन आपको पता है, एसिलेट कौन कराता है रिएक्शन को, कैटेलिस्ट कराता है। तो ये बोल रहा है कि क्या फोटोकेमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमको कोई कैटेलिस्ट की नीड है। तो कभी भी हमको कभी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन करानी होती है तो हमको कैटेलिस्ट की कोई भी नीड नहीं होती। विदाउट कैटेलिस्ट भी हम हमारी रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं, लेकिन कभी भी अगर हम थर्मल रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर हमें कैटेलिस्ट की नीड पड़ती है। यानी कि थर्मल रिएक्शन कभी हमने प्रोसीड करानी है तो थर्मल रिएक्शन क्या है आपकी, किसकी प्रेजेंस में होती है, थर्मल रिएक्शन आपकी कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन को कराने में हमें कैटेलिस्ट की नीड नहीं होती। इतनी चीज क्लियर है। तो ये जस्ट बेसिक डिफरेंस आप अपने माइंड पे रखिएगा, ठीक है। अब हम प्रॉपर्ली स्टार्ट कर लेते हैं हमारा पहला टॉपिक फोटोकेमिस्ट्री का, जो है आपका लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री के लॉज क्या है, ओके। तो ध्यान से सुनेगा। पहले मैंने आपको जैसे पहले भी बोला, जनरली हम लोग दो लॉ पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री एंड सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। बट यहाँ पर को मैंने थर्ड लॉ भी इन्वॉल्व की, क्योंकि कभी कभी थर्ड लॉ भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। बहुत आसान आसान लॉ है, आप जस्ट सुनते रहिएगा, ठीक है। तो पहला जो फोटोकेमिस्ट्री का लॉ है, इसे आप बोलते हैं ग्रूथस ड्रॉपर लॉ। यानी कि ये जो आपका मतलब आप फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री आप किसे बोलते हैं, ग्रूथस ड्रॉपर लॉ को आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ओके। अब ये लॉ आपको क्या बताता है, पहले इसमें लिखा है कि ये जो आपका लॉ है, ग्रूथस ड्रॉपर लॉ है, ये किसने दिया था, ये दिया था आपकी केमिस्ट थे जो आपके थियोडोर ग्रूथस, ओके। तो आपके ये केमिस्ट थे, इनके नेम के बेसिस पे ये आपका लॉ का नाम पड़ा था, यानी कि ग्रूथस ड्रॉपर लॉ। अब ये लॉ आपको बताता क्या है, तो देखो ये लॉ आपको क्या बताता है, मैं आपको पहले सिंपल लैंग्वेज में बोल के दिखाती हूँ, देन हम थ्योरी पे बात करेंगे। ये लॉ आपको क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री ये बोलता है कि देखिए, सपोज मैं बोलूं कि मेरे पास कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सपोज मैंने ऐसे बॉक्स के फॉर्म में दिखाया कि मैंने बोला ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अगर मुझे इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में क्या कराना है, फोटोकेमिकल रिएक्शन करानी है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस पे क्या डालूंगी, फोटोन्स डालूंगी। ये मैंने फोटोन्स डाले, या फिर बोल सकती हूँ कि इस पे मैंने क्या डाली, लाइट डाली, ठीक है। कोई भी लाइट में डाल सकती हूँ, मैंने आपको बोला यूवी डालो, विजुअल डालो, आईआर डालो, कोई भी लाइट आप यहाँ पर को डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ना, अगर आप अपने रिएक्टेंट में कभी भी लाइट डालेंगे तो यहाँ पर को बहुत अलग अलग टाइप के फिनोमिना आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से फिनोमिना, देखो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में लाइट डाली और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने इस लाइट को क्या है, पूरी तरह से बाहर की ओर स्कैटर्ड कर दिया। ये भी हो सकता है, जिसे आप बोलते हैं स्कैटरिंग इमिशन। यानी कि आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लाइट तो दी, बट आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने पूरी लाइट को क्या कर दिया, बाहर की ओर स्कैटर्ड कर दिया। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया, पहला फिनोमिना आपको देखने को मिल सकता है, ओके। आपको एक दूसरा फिनोमिना भी देखने को मिल सकता है कि मे बी आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लाइट तो दी, बट इसने क्या किया, कुछ अमाउंट की लाइट को एब्जॉर्ब किया और कुछ अमाउंट की लाइट को वापस से स्कैटर्ड कर दिया। ये भी यहाँ पर को हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लाइट दी और इसने पूरी लाइट को एक साइड से एब्जॉर्ब किया और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, जैसे आप रमन में पढ़ते हैं, इसने 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसको बाहर की ओर स्कैटर्ड कर दिया। यानी कि सिंपल वे में अगर मैं आपको बोलूं तो ये देखो होता ही है कि अगर आप अपने रिएक्टेंट में कोई भी फोटो डालते हैं या फिर कोई भी लाइट डालते हैं तो आपको अलग अलग टाइप के फिनोमिना देखने को मिलेंगे कि मे बी आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, मे बी थोड़ा ऑब्जॉर्ब करे, मे बी थोड़ा एमिट करे, कुछ भी यहाँ पर को हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री आपको ये बोलता है कि यहाँ पर को जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने जो लाइट को एब्जॉर्ब किया है, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या बोला, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कुछ भी फिनोमिना शो कर सकता है। मे बी वो पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, मे बी पूरी लाइट को एमिट कर दे, मे बी कुछ एब्जॉर्ब करे कुछ एमिट कर दे, मे बी पूरा एब्जॉर्ब करे एंड देन उसे 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर दे। तो कुछ भी यहाँ पर को हो सकता है। बट फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री ये बोलता है कि अगर आपका जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसने जितनी अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा, वही अमाउंट की एनर्जी आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने में यूज होगी, ना कि आपने कितनी अमाउंट की एनर्जी इसको दी। समझ में आ रहा मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। या फिर आप इसको सिंपल वे में ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैं इसको सिंपल वे में बोलना चाहूँ तो ये बोल रहा है व्हेन अ लाइट फॉल ऑन ए बॉडी, सपोज आपकी क्या है, कोई लाइट आपकी बॉडी में, आपकी रिएक्टेंट की बॉडी में फॉल होती है, गिरती है, तो होता ये है कि उस लाइट का कुछ पार्ट तो आपने रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ पार्ट आपने ट्रांसमिट कर दिया और कुछ पार्ट आपकी बॉडी ने क्या कर दिया, सपोज एब्जॉर्ब कर दिया। तो ये जो एब्जॉर्ब होने वाला लाइट का पार्ट है, वही एब्जॉर्ब हुई लाइट आपके फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी की लाइट जो ट्रांसमिट होगी या फिर रिफ्लेक्ट होगी, वो लाइट का कोई भी असर नहीं पड़ेगा आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन में। आपको समझ में है मैंने आपको क्या बोला, ठीक है।
देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री पे, ठीक है। तो अब लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या है, तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जनरली हम लोगों को क्या है, फोटोकेमिस्ट्री के अंदर दो लॉ पढ़ने को मिलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री एंड सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ओके। बट जनरली क्या है, कभी कभी आपको थर्ड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी देखने को मिलेगा, तो उसको भी हमने यहाँ इन्वॉल्व कर दिया। हम तीनों लॉज को पढ़ेंगे और बहुत आसान लॉ है, आप जो सुनते रहिए आपको डेफिनेटली क्लियर होगा, ओके। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, ग्रूथर्स ड्रॉपर लॉ, यानी कि ग्रूथर्स ड्रॉपर लॉ जो है इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ओके। अब ये ग्रूथर्स ड्रॉपर लॉ होता क्या है, तो फर्स्ट आप ये समझो कि ये ग्रूथर्स ड्रॉपर लॉ किसने दिया हुआ था, ठीक है। तो किसने इसे प्रपोज किया, तो ये बोल रहा है इट इज प्रपोज बाय ए केमिस्ट, आपकी केमिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर ग्रूथर, यानी कि थियोडोर ग्रूथर आपके केमिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री दिया, और इन्हीं के नाम के बेसिस पर आपका लॉ भी पड़ा है ग्रूथर्स ड्रॉपर लॉ, ओके। अब ये लॉ आपको बोलता क्या है, तो देखिए आपको ये थ्योरी नहीं बता रही, पहले जिस मैं आपको समझा रही हूँ वो ये कि देखिए सपोज क्या है, मैंने आपको पता, आप यहाँ पर को क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसी होती है, जब आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कुछ अमाउंट के फोटोन्स देते हैं या फिर आप बोल सकते हैं लाइट देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल में ये बोल रही हूँ कि सपोज आपके पास ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और आपने क्या किया, अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कुछ अमाउंट के क्या दिए, फोटोन्स दिए। अब मैं यहाँ पर को अमाउंट लिख रही हूँ रफली आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज मैंने बोला आपने इसे 10 अमाउंट के क्या नहीं दिए, एच न्यू, फोटोन्स मतलब एच न्यू हुआ, आपने इसे कितने एच न्यू दिए, 10 एच न्यू दिए, ओके। अब हो क्या सकता है, देखिए अगर आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे लाइट डालेंगे तो ऐसा हो सकता है ना कि आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लाइट तो दिया, बट इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने जितनी लाइट आपने इसे पास की उतनी लाइट इसने क्या कर दिया, बाहर की ओर रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब आपने एक्स अमाउंट की लाइट दी और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने पूरी की पूरी एक्स अमाउंट की लाइट को क्या है, बाहर की ओर रिफ्लेक्ट कर दिया, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्या अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लाइट तो दी, बट आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने कुछ लाइट को तो एब्जॉर्ब किया और कुछ लाइट को क्या कर दिया, एमिट कर दिया। ये सारी कंडीशन भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लाइट दी और आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ओके। तो यहाँ पे भी जब भी आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को फोटोन्स देंगे, लाइट देंगे, तो यहाँ पर ये अलग अलग की टाइप की फिनोमिना देखने को मिलते हैं, ओके। तो फिर अब बात आती है आपके फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री ने। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री ने यही बात की, इन्होंने ये बोला कि सपोज आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को 10 फोटोन्स दिए, यानी कि 10 फोटोन्स दिए, और आपको देखने को ये मिला कि उन 10 फोटोन्स में से आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने सिर्फ कितने फोटोन्स को एब्जॉर्ब किया, सिर्फ एच न्यू फोटोन्स को तो एब्जॉर्ब किया, बाकी के फोटोन, बाकी के बचे हुए फोटोन्स कितने, 5 फोटोन्स है, ये 5 के 5 फोटोन्स आपके रिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि बाहर निकल गए, ओके। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री ये बोलता है कि अब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने सिर्फ 5 फोटोन्स को ऑब्जर्व किया है, और सिर्फ यही 5 फोटोन जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। यानी कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपने जो बाहर से लाइट दी है, जो आपने बाहर से फोटोन्स दिए हैं, वो तो 10 दिए हैं, तो ये 10 के 10 फोटोन्स आपके रिएक्टेंट की फोटोकेमिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इस रिएक्टेंट की रिएक्शन के लिए ये फोटोन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। कौन से फोटोन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो फोटोन आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा। अब आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए सपोज आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपने बाहर से जो लाइट दी, आपने बाहर से जो फोटोन्स दिए, वो तो दिए 10 एच न्यू, ओके। और आप ये सोच रहे हैं कि ये 10 एच न्यू जो आपके फोटोन्स है, ये सारे के सारे फोटोन्स रिस्पॉन्सिबल है आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। बट फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री ने ये बोला कि ये जो 10 एच न्यू आपने दिए है ना, ये 10 एच न्यू आपके फोटोकेमिकल के लिए, केमिकल रिएक्शन ऑफ अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ वो फोटोन जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किए, सिर्फ 5 किए, तो ये सिर्फ 5 ही फोटोन्स आपके रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बचे हुए 5 फोटोन आपके बाहर चले गए, ये आपकी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। समझ में आया। इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री आपको ये बोलती है कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में सिर्फ वो ही लाइट, वो ही फोटोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिएक्शन कराने के लिए जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किए होते हैं। या फिर आप दूसरे टर्म में ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाई है, करवाना चाहते हैं, तो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कुछ न कुछ अमाउंट के फोटोन्स को एब्जॉर्ब करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फोटोन्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो रिएक्शन होगा नहीं। क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ उन लाइट पे, उस लाइट पे जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, ना कि उस लाइट पे जो आप बाहर से प्रोवाइड करा रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है। तो वही चीज यहाँ
यहाँ पर लिखिए, आप जस्ट सुनते रहिएगा। ये बोल रहा है दिस लॉ स्टेट दैट लाइट मस्ट बी एब्जॉर्ब बाय ए केमिकल सब्सटेंस इन ऑर्डर फॉर अ फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर आपने फोटोकेमिकल रिएक्शन करवानी है किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, तो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कुछ न कुछ अमाउंट की लाइट को, कुछ न कुछ अमाउंट के फोटोन्स को एब्जॉर्ब ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने एब्जॉर्ब नहीं किया तो जैसे मैंने बोला, बिना एब्जॉर्ब की हुई लाइट से आपकी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। अगर रिएक्शन करवानी है तो कुछ न कुछ अमाउंट की लाइट को आपने एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा, आपके रिएक्टेंट ने एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अमाउंट की लाइट आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है वो ही अमाउंट की लाइट रिस्पॉन्सिबल होती है रिएक्शन के लिए। यानी कि एब्जॉर्ब हुई लाइट ही आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है रिएक्शन के लिए। ट्रांसमिट की गई, इमिट की गई लाइट या फिर स्कैटर्ड हुई लाइट की वजह से कोई भी रिएक्शन नहीं होती। इतनी चीज क्लियर है। दूसरी लैंग्वेज में इसने क्या बोला है, लाइट मस्ट बी एब्जॉर्ब फॉर अ फोटोकेमिकल रिएक्शन टू अकर। अगर आपने फोटोकेमिकल रिएक्शन करानी है तो आपको लाइट को एब्जॉर्ब करवाना ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब हुई लाइट ही रिस्पॉन्सिबल होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। इतना समझ में आए? तो यही था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जिसे आप बोलते हैं ग्रूथर्स ड्रॉपर लॉ। इतनी चीज क्लियर है ना? अब देखो ना, अब आप ये सोच सकते हैं कि ये लॉ तो मतलब हमको लगता है कि कितना आसान लॉ है कि हमारा जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है सिर्फ वो ही रिस्पॉन्सिबल है फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। बट यहाँ पर कोई एक और चीज इसने लिखा है, दिस इज द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट। ये आपका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट ये क्या है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही बेसिक बात है। जैसे होता है छोटी छोटी बात हमको बहुत जरूरी होती है कभी कभी, वही चीज बोल रहा है कि ये कॉन्सेप्ट लगता तो बहुत सिंपल है, बट ये एक बेसिक है, ये आपका बेसिक है। अगर आपने फोटोकेमिकल या फिर फोटोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कराने हैं सही से, अगर आप चाह रहे हैं आपका फोटोकेमिकल रिएक्शंस या फिर आप बोल सकते हैं फोटोकेमिकल एक्सपेरिमेंट, फोटोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो आपकी हो रहे हैं, वो अगर आप पूरी तरह से बिल्कुल सही सही एक्सपेरिमेंट अगर आपने करने हैं, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो इसको अपने माइंड पर रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है इफ ए लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ इज नॉट एब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम, no photochemical effect is absorbed no matter how long irradiation will be the wavelength of a light। ये बोल रहा है कि अगर आपको सपोज मैं बोलूं कि आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट का क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ये रिएक्टेंट का एक्साइटेड स्टेट है, हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। अब आपने इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या है, कुछ न कुछ अमाउंट के फोटोन्स दिए, और फोटोन्स कितने आपको चाहिए, ताकि मतलब कितनी टाइप की, कितने अमाउंट की लाइट आपको चाहिए, इतने अमाउंट की लाइट चाहिए कि आपका ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो पहले ग्राउंड स्टेट पे था, वो कहां से कहां शिफ्ट हो जाए, एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाए। ओके, अब ये बोल रहा है कि ये चीज आपको माइंड पर रखनी है कि अगर आपको अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, यानी कि अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में रिएक्शन करानी है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, तो ये बोल रहा है कि आपको उतनी पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी देनी होगी जितना कि उसकी नीड है। अगर देखो, अगर मैं इसको सपोज ऐसा बोलूं कि आपको अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, तो आपको कितनी अमाउंट की एनर्जी चाहिए, जितना इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस होगा। सपोज मैंने बोला डेल्टा, तो आप बोलेंगे कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को डेल्टा अमाउंट की एनर्जी चाहिए। जब तक आप उसे डेल्टा अमाउंट की एनर्जी नहीं देंगे, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। मतलब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में हम मतलब ये मैं आपको जस्ट रिप्रेजेंटेशन सिंपल करने के लिए बता रही हूँ, आप जस्ट इतना सोचिए कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि उसे रिएक्शन शो करने के लिए डेल्टा अमाउंट की एनर्जी चाहिए। इतनी चीज क्लियर आई? अब अगर आपने डेल्टा अमाउंट की एनर्जी नहीं दी, कितनी दे दी, डेल्टा -1, सपोज मैं कह रही हूँ आपने डेल्टा -1 अमाउंट की एनर्जी चाहिए दी, जबकि आपको कितना चाहिए, डेल्टा अमाउंट की एनर्जी थी जब आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और आपने कितनी दी, आपको चाहिए डेल्टा अमाउंट की, लेकिन आपने कितने दी, डेल्टा -1, और आपने कितने घंटे दे दिया, 1 घंटे 2 घंटे, मतलब बहुत ज्यादा टाइम से आप दे रहे हैं, बट कितनी दे रहे हैं, चाहिए आपको डेल्टा और आप दे रहे हैं डेल्टा -1, तो चाहे आप कितने लंबे टाइम तक डेल्टा -1 की अमाउंट की एनर्जी दो, आपकी रिएक्शन होगी ही नहीं। इसलिए इसका मतलब ये है कि टाइम पे मतलब टाइम मैटर नहीं करता, आप कितने घंटे दे दो, कितना टाइम दे दो, आपको क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी चाहिए। अगर आप पर्टिकुलर दे रहे हैं तो आपकी रिएक्शन तुरंत हो जाएगी, अगर आप पर्टिकुलर नहीं दे रहे, कम ज्यादा दे रहे हैं, तो चाहे आप दिन भर बैठ जाओ, आपकी रिएक्शन प्रोसेस नहीं होगी। इतनी चीज क्लियर आई? यही बात आपको कौन बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जिसे आप बोलते हैं ग्रूथर्स ड्रॉपर लॉ। इतनी चीज क्लियर है? अब हम बात करते हैं एक और चीज। हाँ, यहाँ पर ये जो मैं रिएक्टेंट, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट बोल रही हूँ, जैसे आपको शो करने के लिए, आपके माइंड पे चीजें लाने के लिए कि ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस में आपको कवर करना है, इस चीज के मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये चीज बोला है। यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड लॉ पे, जो है आपका स्टार्क आइंस्टीन लॉ, ओके, जिसे आप बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ओके, अब ये सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री यानी कि स्टार्क आइंस्टीन लॉ आपको क्या बोलता है, तो बस जस्ट सुनते रहिएगा। ये बोल रहा है, ये जो
लॉ है ना, ये फर्स्टली किसने अब्सॉर्ब किया था? आपके केमिस्ट जिनका नाम था स्टार्क एट ऑल। ओके, तो आपके केमिस्ट स्टार्क एट ऑल, इन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये फोटोकेमिकल लॉ आपको दिया हुआ था 1909 के टाइम पे। बट लेटर बाद में क्या हुआ था, आपके दूसरे केमिस्ट है जिनका नाम था आइंस्टीन, इन्होंने 1931 में इसी मॉडल को, इसी फोटोकेमिकल लॉ को थोड़ा और ज्यादा सुधारा था, थोड़ा इसको और ज्यादा सही से किया था। इसलिए जो ये ओवरऑल लॉ बना सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, इसमें दोनों का नाम आ जाता है स्टार्क एंड आइंस्टीन लॉ। ओके, अब ये स्टार्क आइंस्टीन लॉ आपको क्या बोलता है? तो ये बोल रहा है, इट स्टेट दैट फॉर ईच फोटोन ऑफ अ लाइट एब्जॉर्ब बाय ए केमिकल सिस्टम नो मोर देन वन मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड बाय फॉर अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर को क्वांटम यील्ड की बात ये करता है, मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं, ये देखो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है, ये बोल रहा है फॉर ईच फोटोन ऑफ अ लाइट टू एब्जॉर्ब अ केमिकल रिएक्शन ओनली वन मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड बाय ए केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये बोल रहा है कि सपोज आपके पास क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, उसमें सिस्टम में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। सपोज ये आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में अगर आपने रिएक्शन करानी है, इनको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, तो अगर आपने इसमें सिर्फ एक फोटोन दिया है, एक फोटोन यानी कि सिर्फ 1 hν की वैल्यू डाली है, तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आपके अंदर, जो आपके सिस्टम के अंदर जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आपका एक्साइट होगा। इतनी चीज क्लियर आई? तो देखो यहाँ पर को इसने वही चीज लिखा, और इस स्टेप को, यानी कि देखो ना, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, एक मिनट रुकिएगा, वापस से मैं आपको बताती हूँ, मे बी आपको समझ में ना आया हो। तो देखियो, आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, सपोज मैं बोलूं कि आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, ये आपका एब्जॉर्बिंग सिस्टम है जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से जो आपका, अगर सपोज आपने नंबर ऑफ पार्टिकल में, ये आपकी पूरे सिस्टम को सिर्फ एक फोटोन दिया है, सिर्फ एक hν दिया है, तो सिर्फ एक hν की वजह से इस सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल एक्साइट होगा। आपको पता है ना, आप अपने मॉलिक्यूल को जब hν अमाउंट की एनर्जी देते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। तो अगर आपने अपने सिस्टम में पूरा एक गैस, पूरा आपका गैस सिस्टम नहीं, अगर आपके पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में अगर आपने सिर्फ एक ही फोटोन दिया है, तो उस पूरे सिस्टम में से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आपका एक्साइटेड होगा, और इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं प्राइमरी रिएक्शन। ठीक है, इसे आप बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। देखो ये चीज माइंड पर रखना है, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इस रिएक्शन को, इस स्टेप को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज हमारे पास कोई एक सिस्टम था जिसमें हमारे जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है जिसे आप बोल रहे हैं ए बी। ओके, ए बी मॉलिक्यूल है, ए बी मॉलिक्यूल को आपने hν अमाउंट की एनर्जी दी, तो हुआ क्या, इसने hν अमाउंट की एनर्जी लेते हुए ये क्या हो गया, एक्साइटेड, यानी कि ये ग्राउंड स्टेट से कहां शिफ्ट हो गया, एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने की जो ये प्रोसेस है, इसी को बोला जाता है प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे माइंड पे रखिएगा। प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या होता है, फोटोकेमिस्ट्री की प्राइमरी प्रोसेस क्या है कि अभी आपका मॉलिक्यूल, सपोज ए बी जो मॉलिक्यूल था वो इनिशियली ग्राउंड स्टेट पर था, लेकिन जैसे आपने इसे hν अमाउंट की एनर्जी दी, तो ये क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। इस एक्साइटेड स्टेट को कैसे लिखा है, ए बी स्टार से लिखा है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। इतनी चीज क्लियर आई? तो सपोज हमने बोला कि हमारे सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, लेकिन वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात मैंने यहाँ की है, ए बी मॉलिक्यूल की, क्योंकि मैंने सिर्फ एक अमाउंट का, एक ही hν यानी कि एक ही फोटोन मैंने इसे प्रोवाइड किया, ठीक है। तो एक फोटोन मिलने की वजह से आपकी ए बी मॉलिक्यूल में ही ट्रांजिशन हुआ, ए बी मॉलिक्यूल में ही एक्साइटेशन हुआ, और ए बी मॉलिक्यूल क्या है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में शिफ्ट हो गया, जिसे आप बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ओके, लेकिन अगर हम पूरे सिस्टम के लिए एनर्जी की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि एनर्जी, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एन। यहाँ पर जो एन है ये क्या है, एविगेड्रो नंबर, या फिर आप बोल सकते हैं इक्वल टू है 1 मोल। सपोज आपके सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनकी यहाँ पर बात कर रहा है, hν यानी कि उन मॉलिक्यूल की वजह से, उन मॉलिक्यूल के साथ जो फोटोन्स कंबाइंड हुए उनको बोलते हैं Nhν, जो कि किसके इक्वल है, E, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इतनी चीज समझ में आ रहा? तो ये बोल रहा है, देखो यहाँ से देखो, ये बोल रहा है अबव रिएक्शन रिप्रेजेंट, ये जो आपकी रिएक्शन है इसे आप बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री with the absorption of a one photon. So total energy of absorption by a 1 mole of a molecule, यानी कि अगर आपके सिस्टम में क्या है, मैंने बोला आपके सिस्टम में 1 मोल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 1 मोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो अगर पूरे सिस्टम की अगर आप एनर्जी निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम किसके इक्वल होगा, आपके पास कितने मोल, मतलब कितना आपके सिस्टम में कितने मॉलिक्यूल है, 1 मोल मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को आप एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि किसके इक्वल है, एविगेड्रो नंबर के इक्वल है, और इंटू कितना होगा, फोटोन्स, कितने फोटोन्स है आपके पास, एन नंबर के फोटोन्स होंगे, तो इंटू hν, तो आपने टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम किसके इक्वल होगा,
E इज इक्वल टू एन एच न्यू। अब एन की यहाँ पर जितनी वैल्यू होगी, एच न्यू की जितनी वैल्यू होगी, आपको टोटल एनर्जी इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। आपको समझ में आया ना मैंने आपको क्या बोला। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एन तो आपका एवोगैड्रो नंबर हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आपके सिस्टम में प्रेजेंट है। ई आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी, और जिससे आप क्या बोलते हैं, आइंस्टीन बोलते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो ई है इसको क्या बोला जाता है, आइंस्टीन बोला जाता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में। या फिर आइंस्टीन को आप ऐसा बोल सकते हैं, आइंस्टीन को डिफाइन करना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं, द एनर्जी जिसे आप बोलते हैं ई एब्जॉर्ब पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज आइंस्टीन। यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि एक पूरे मोल ऑफ अ सब्सटेंस के थ्रू एब्जॉर्ब की जा रही है, उसे आप बोलते हैं आइंस्टीन, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। और इसका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एन एच न्यू। इतनी चीज क्लियर आई। अब इसके बाद ये तो दूसरा है, तो इतनी चीज समझे। एक बार हम इसे दोबारा रिवीजन में लेती हूँ, मे बी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक बार जस्ट सुनते रहिएगा। मैंने आपको क्या बोला, ये सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री आपको ये बोलता है कि सपोज आपके पास एक पूरा सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में अभी मैंने कुछ फिक्स नहीं बोला, अभी मैंने बोला इसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, पूरा सिस्टम है, ठीक है। अब अगर इस सिस्टम को मैंने सिर्फ एक एच न्यू अमाउंट की एनर्जी दी, सिर्फ एक फोटोन दिया, एक फोटोन किसके इक्वल है, एच न्यू के इक्वल है। तो अगर मैंने सिर्फ इसे वन फोटोन दिया, तो होगा क्या, इस पूरे सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल एक्साइट होगा। यानी कि सपोज एक मॉलिक्यूल को मैं ए बी बोल रही हूँ, तो ए बी को आपने एच न्यू दिया, तो ए बी आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और एक्साइटेड स्टेट को हमने कैसे लिखा है, ए बी आपका ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट में गया तो इसे हमने ए बी स्टार बोला। और ये जो प्रोसेस होती है इसी को बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, यानी कि फोटोकेमिस्ट्री की सबसे प्राइमरी प्रोसेस, जिसे आप बोलते हैं एक्साइटेशन या फिर ट्रांजिशन की प्रोसेस। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये क्या बोल रहा है कि ये तो हो गया आपकी प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर आपने पूरे सिस्टम, ये पूरे सिस्टम में कितनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी इस सिस्टम की कितनी है, इस सिस्टम को एक्साइट कराने के लिए कितनी अमाउंट की एनर्जी आपको चाहिए, अगर आपने वो निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इस पूरे सिस्टम में कितने नंबर के मॉलिक्यूल हैं ये निकालना होगा। तो सपोज हमने बोला कि इस सिस्टम के अंदर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल मतलब किसके इक्वल हुआ, एन। एन मतलब क्या हुआ, आपका एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो सपोज मैंने बोला कि इस सिस्टम के अंदर मेरे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, जिसे मैं एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, तो आपको पता है एन इंटू एच न्यू, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के इक्वल कितना था, ए बी इंटू एच न्यू। तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एन इंटू एच न्यू। तो ये किसके इक्वल होगा, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, पूरे सिस्टम को एक्साइट कराने के लिए, पूरे सिस्टम में ट्रांजिशन कराने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे आप बोलेंगे E इज इक्वल टू एन एच न्यू। इतनी चीज समझ में है। और एन आपका क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर, या फिर आप बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ पार्टिकल। और ई आपका यहाँ पर को क्या होता है, इस ई को आप एनर्जी ना बोल के क्या बोलते हैं, आइंस्टीन बोलते हैं। मतलब आइंस्टीन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइंस्टीन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी, बट कैसी एनर्जी, एक मोल सिस्टम की, यानी कि ऐसे सिस्टम की। मतलब आप बोल सकते हैं, मतलब आइंस्टीन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, बट कैसी एनर्जी, वो एनर्जी आपके जो, वो एनर्जी जो आपके 1 मोल सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है, ये पूरे पूरे 1 मोल सिस्टम को एब्जॉर्ब कराने के लिए, इस पूरे सिस्टम को एक्साइट कराने के लिए जो आपकी एनर्जी आपके सिस्टम ने एब्जॉर्ब की, उसी को तो हम बोल रहे हैं ई। तो और इस एनर्जी को हम क्या टर्म देते हैं, आइंस्टीन बोलते हैं। अब आपको समझ में आ रहा, तो आइंस्टीन आपका क्या है, आइंस्टीन को आप रिप्रेजेंट करते हैं ई से, काफी इंपॉर्टेंट है या आइंस्टीन, और ये वाला प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो आइंस्टीन आपका क्या हुआ, आइंस्टीन आप बोलेंगे, आइंस्टीन मतलब हुआ द एनर्जी, जिसे आप बोल रहे हैं ई एब्जॉर्ब पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस, आपकी पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि एक मोल ऑफ सब्सटेंस को एक्साइट कराने के लिए, या फिर आपके एक मोल ऑफ सब्सटेंस ने कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ई से, या फिर आप बोल सकते हैं उसे आइंस्टीन। यानी कि आइंस्टीन आपका क्या है, एनर्जी है जो कि आपकी 1 मोल ऑफ सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है। इतनी चीज समझ में आए। और फॉर्मूला आपको समझ में आए कैसे बना, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। इतनी चीज क्लियर है। तो ये होता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जिसे आप बोलते हैं स्टार्क आइंस्टीन लॉ। इतनी चीज क्लियर आई। अब हम बात करते हैं, लास्ट है जो हमारा, इसे आपका क्या बनता है, थर्ड लॉ होता है आपका रेसिप्रोसिटी लॉ, जिसे आप बोलते हैं द बंसल रेस्क्यू रेसिप्रोसिटी लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। ओके, अब ये लॉ आपको क्या बोलता है, तो बहुत आसान है, आप जस्ट सुनिएगा। ये बोल रहा है, दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ आपको ये बोलता है कि जो आपका फोटोकेमिकल इफेक्ट है, फोटोकेमिकल इफेक्ट मतलब वही फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसा इफेक्ट जो कि किसकी वजह से हो रहा, फोटोन्स की वजह से, ऐसी रिएक्शन जो फोटोन्स की वजह से हो रही हो, तो फोटोकेमिकल इफेक्ट बोलो या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलो, सेम चीज है, ठीक है। तो ये लॉ आपको ये बोलता है कि ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल एनर्जी डोज, यानी कि कितने अमाउंट की आप एनर्जी दे रहे हैं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
एनर्जी डोज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इरिस्पेक्टिव टू ए टाइम रिक्वायर्ड टू डिलीवर द डोज। यानी कि आपका जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो किस पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी अमाउंट की एनर्जी उसको दी है, ना कि कितने टाइम तक आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो ये लॉ होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। इतनी चीज समझ में आए? तो थर्ड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में बस आप इतनी चीज, जनरली थर्ड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री लोग डिस्कस नहीं करवाते, बस अगर मे भी पूछ लें तो आप जिस इतना बता सकते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री आपको ये बोलता है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, फोटोकेमिकल इफेक्ट है, वो किस पे डिपेंड करती है? ये टोटली डिपेंड होती है कि कितने अमाउंट की आपकी एनर्जी की डोज है, यानी कि एनर्जी की कितनी वैल्यू है, ना कि कितने अमाउंट तक आप एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। इतनी चीज समझ में आई? तो ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। इतनी चीज है। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक फोटोकेमिस्ट्री के अंदर, जिसमें हमने बात की लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। तो अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय बाय।